नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 18 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है जोधपुर, राजस्थान में। भारतीय सेना ने 15 मार्च 2024 को जोधपुर में अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से सुसज्जित अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जोधपुर, राजस्थान में स्थापित किया है। 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों से युक्त इस स्क्वाड्रन का संचालन भारतीय सेना के एविएशन कोर के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार ने 2018 में भारतीय सेना के उपयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से 6 अतिरिक्त अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का अनुबंध किया था। इन हेलीकॉप्टरों के मई 2024 में भारत आने की संभावना है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 22 अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर का संचालन करती है। तो भारतीय वायुसेना के पास 22 हेलीकॉप्टर ये वर्तमान में मौजूद हैं, जबकि अब जो 6 नए आ रहे हैं वो भारतीय थल सेना को मिलेंगे। और इससे पहले एविएशन कोर ने पिछले साल मिसामारी, असम में अपना पहला प्रचंड स्क्वाड्रन स्थापित किया था। ठीक है, तो पिछले साल जो है भारतीय सेना की एविएशन कोर ने मिसामारी, असम में पहला प्रचंड स्क्वाड्रन स्थापित किया था। तो जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो भारत में निर्मित स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। और जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसे हवा में टैंक भी कहा जाता है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा ये निर्मित है और इसकी अधिकतम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय सेना उड्डयन निगम या इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो स्विफ्ट एंड श्योर इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय सेना में सबसे नवीनतम कोर है ये। और इसकी मुख्य भूमिकाएं टोही, अवलोकन, हताहतों की निकासी और निचले हिस्से में भार ले जाने सहित रसद सहायता, युद्ध खोज, बचाव और मानवीय सहायता और आपदा राहत से संबंधित अभियान ये इनके माध्यम से चलाती है। मार्च 2024 में किस राज्य ने केंद्र सरकार की PM श्री योजना में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में PM श्री स्कूल यानी कि PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह जानकारी तमिलनाडु शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है। और इससे पहले हम PM श्री योजना के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने बात करी थी तो हमने बताया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वासुदेव साय ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर में 211 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया था। तो अब नया अपडेट जो है तमिलनाडु भी इसमें शामिल हो गया है। PM श्री योजना क्या है? तो ये भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। PM श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे और ये सभी स्कूल सरकारी होंगे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी घटकों एवं विशेषताओं का समावेश होगा और यह आदर्श स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में 14,597 स्कूलों को PM श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। PM श्री स्कूल योजना को 2022 से 27 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 27 या 360 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। ठीक है, इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रुपए होगी और केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को मार्च 2024 में किसी प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त नौकरशाह नवीन कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये इसके 7वें अध्यक्ष बने हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष A सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद पिछले 4 वर्षों से खाली था क्योंकि A सूर्य प्रकाश का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था, तो तब से ये पद खाली था। प्रसार भारती की बात करें तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। इसे भारत का लोक सेवा प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था। प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, एक देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। इसके आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रमुख घटक हैं। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की थी? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की थी।
अब इसमें नया अपडेट क्या आया है तो उसको देखते हैं। 16 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल या ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी कि 1 करोड़ से अधिक परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया था और इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में की थी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में चयनित परिवारों को अपने घर की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। सरकार 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट की क्षमता के सौर इकाई की स्थापना की लागत का 40% सब्सिडी देगी। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से सरकार ने समझाया है कि अगर 3 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए 1.45 लाख रुपए की लागत आएगी तो उसमें से 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी और शेष बचे हुए 67,000 रुपये की सस्ते लोन की व्यवस्था की जाएगी। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5% की ब्याज केवल इस पर वसूल सकेंगे। इसके तहत रूफटॉप सौर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपये की सालाना आमदनी भी हो सकती है। और इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं तो ये शर्तें यहाँ पर लिखी गई हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार नेशनल वैक्सीन डे 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। उस दिन पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मुंह के माध्यम से पोलियो वैक्सीन दी गई थी। इसी के साथ भारत सरकार ने पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। 2024 की थीम क्या रही है तो टीके सभी के लिए काम करते हैं 2024 की थीम रही है। भारत में टीकाकरण की बात करें तो भारत में टीकाकरण की शुरुआत 1802 में हुई थी। तब पहली बार मुंबई के 3 वर्षीय बच्ची को चेचक के टीके की पहली खुराक दी गई थी। 1886 में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम को पारित किया गया था। अगस्त 1948 में भारत ने पहला बीसीजी टीकाकरण किया और 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। 15 मार्च 2024 को आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया है तो ये अब पहुंच गया है 636.10 बिलियन डॉलर। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर आरबीआई ने 15 मार्च 2024 को भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के नवीनतम आंकड़े जारी किए और इसमें तीसरे सप्ताह में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 8 मार्च 2024 तक अपने 2 साल के उच्चतम स्तर यानी कि 636.10 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। तो ये लगातार 3 सप्ताह से इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और हर हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित आंकड़े जारी करता है। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो किसी भी देश की केंद्रीय बैंक भारत के लिए आरबीआई द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं जिनका उपयोग जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सकता है। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं, स्वर्ण भंडार शामिल होते हैं उस देश के, और विदेशी आरण अधिकार शामिल होते हैं, और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं तो ये फरवरी 2023 तक के अपडेटेड आंकड़े यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कि भारत के पास कितनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ थी और कितना स्वर्ण भंडार था और विदेशी आरण कितना था, और आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंच थे वो कितने थे। तो ये फरवरी 2023 तक के अपडेटेड हैं। वैसे ये कभी नहीं पूछे जाएंगे कि कितने होते हैं। हाँ, आपसे ये क्रम जरूर पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक क्या होता है। तो सर्वाधिक होती हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ जो लगभग 548 बिलियन डॉलर के आसपास हैं। उससे कम होती हैं स्वर्ण भंडार जो 48 बिलियन डॉलर के आसपास है, और उससे कम होता है विदेशी आरण अधिकार यानी कि एसटीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जो 18 बिलियन डॉलर के पास है, और सबसे कम होते हैं इसमें आईएमएफ के पास जो रिजर्व ट्रेंच होते हैं वो लगभग 5 बिलियन डॉलर के पास है। तो ये चीज़ आप बड़े बड़े आंकड़े याद रखेंगे कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आंकड़ा वो यही है कि ये वाला जो है हमारा कितना वर्तमान में चल रहा है, और ये हर हफ्ते आंकड़े आते हैं तो ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसलिए नए नए अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। आपको एक ट्रेंड याद रखना है, आपको सभी आंकड़े याद नहीं रखने हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है
दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा के मानसी गुप्ता को 14 मार्च 2024 को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो ये वेल्स जो देश है उसकी रानी की याद में दिया जाता है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए 15 मार्च 2024 को मुंबई में प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने अपना पहला लेजर हथियार ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। यह एक कम दूरी का लेजर गन है जो छोटे से छोटे लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसे खासकर ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपसे सिंपली प्रश्न पूछा जाएगा कि ड्रैगन फायर क्या है, तो ये ब्रिटेन का पहला लेजर हथियार है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 18 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।